हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर के कॉम्पिटिशन एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे 20 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में जो कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। साथ ही साथ हर क्वेश्चंस के साथ आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अशोक के निम्नलिखित में से किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, 13वां शिलालेख। इसके बारे में जानकारी जान लेते हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। यह शिलालेख युद्ध, उसके परिणाम तथा उससे उत्पन्न रक्तपात और पीड़ा के प्रति अशोक के पश्चाताप के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। शिलालेख 13 में अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन और धर्म के प्रसार के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला गया है। शिलालेख अशोक के हृदय परिवर्तन और अहिंसा और अपने विषयों के कल्याण के प्रति समर्पण पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में लगभग 10 वर्ष पूर्व हुआ था। तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, 7000 वर्ष पूर्व। इसके बारे में जान लेते हैं। रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को रेशम उत्पादन के रूप में जाना जाता है। इसकी खोज 7000 वर्ष पहले चीनियों ने की थी। केवदंती के अनुसार राजकुमारी सी लिंगसी ने पाया कि सहतूत के पेड़ के नीचे बैठने पर एक कोकून को एक धागा बनाने के लिए खोला जा सकता है। रेशम उत्पादन का रहस्य रेशम के कीड़े के रूप में जाना जाने वाला एक छोटा जीव है, जिसमें सबसे आम बॉम्बिंग्स मोरी है। यह उड़ान रहित पालतू कीट है जो 5 दिनों में 500 अंडे देता है और फिर मर जाता है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख्य उदाहरण किस काल में मिलता है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल में। सती प्रथा का प्रथम शिलालेख्य उदाहरण गुप्त काल में मिलता है। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें एक विधवा अपने पति की चिता पर आत्मदाह कर लेती है। गुप्त काल अपनी संस्कृति और कलात्मक उपलब्धियों के साथ साथ हिंदू धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता था। मोखरी और वर्धन राजवंश दोनों उत्तर भारतीय राजवंश थे जो गुप्त राजवंश से पहले थे। सातवाहन राजवंश एक दक्षिण भारतीय राजवंश था जो गुप्त काल से पहले अस्तित्व में था। अगला प्रश्न है, गिरनार में एक शिलालेख में सुदर्शन झील के बारे में विवरण दिया गया है, जिसमें शक राजा की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए बनाया गया है। तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रदामन प्रथम। इनके बारे में जान लेते हैं। रुद्रदामन प्रथम पश्चिमी क्षत्रपों का शासक थे जो शक शासकों का एक वंश था जिसने पश्चिमी भारत के क्षेत्र को नियंत्रित किया था। सुदर्शन झील इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जल भंडार था और इसका रख रखाव और सुधार कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण था। रुद्रदामन प्रथम बुनियादी ढांचे में अपनी उपलब्धियों के लिए जाना जाता था, जिसमें सुदर्शन झील की मरम्मत और रख रखाव शामिल है, जिसे जूनागढ़ शिलालेख में दर्ज किया गया है। वह पश्चिमी क्षत्रपों के सबसे प्रमुख शासकों में से एक था और अपनी सैन्य क्षमता और प्रशासनिक कौशल के लिए जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की माता महामाया निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थी? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, कोलिया। गौतम बुद्ध की मां महामाया कौल्य जनजाति की सदस्य थी जिन्होंने सांख्य वंश के शासक शुद्धोधन से विवाह किया था। साख्य और कोलिया रोहिणी नदी के विपरीत किनारों पर शासन करते थे जो अब लुम्बिनी के रूपदेही जिले में है। वे दोनों गणराज्य थे। अगला प्रश्न हमारे पास है, गांधार कला स्कूल किस राजवंश से संबंधित है? तो जिसका सही आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, कुषाण। इसके बारे में जान लेते हैं। गांधार कला विद्यालय और मथुरा कला विद्यालय का निर्माण क्रमशः पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुआ था। गांधार विद्यालय जो बुद्ध के मानव रूप से प्रारंभिक मूर्ति कला चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, वो संघ और कुषाण दोनों ने संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धनी किसान अपना नाम क्या रखते थे? तो जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गहपति। इसके बारे में जान लेते हैं।
सामुदायिक भूमि को खेती योग्य भूखंडों में विभाजित किया गया था और परिवार दर परिवार के आधार पर परिवारों को आवंटित किया गया था। सभी जोतें एक समान आकार की नहीं थी। धनी किसानों को गृहपति कहा जाता था, जबकि किराए पर लिए गए कृषि मजदूरों को दास कामाकर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह किससे हुआ था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, का विवाह ध्रुव देवी से हुआ था। ध्रुव देवी लिच्छवी वंश की एक शक्तिशाली राजा की पुत्री थी, जिससे गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक गठबंधन मजबूत हुए। यह विवाह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम था, जिसने उत्तरी भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन और गठबंधनों को मजबूत किया। इस विवाह का उल्लेख विभिन्न ऐतिहासिक अभिलेखों में मिलता है और जिसने गुप्त साम्राज्य के प्रभाव में विस्तार में भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, सातवाहन काल में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले लेते हैं कि सातवाहन काल में कृष्णा गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता था। यह क्षेत्र अपनी उन्नत ग्रामीण अर्थव्यवस्था और धान की रोपाई के लिए प्रसिद्ध था। कृष्णा और गोदावरी नदियों के संगम के कारण यह क्षेत्र उस समय चावल का प्रमुख उत्पादक था। अगला प्रश्न है, नासिक अभिलेख में किस शासक की उपलब्धियां वर्णित है? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। नासिक अभिलेखों पर गौतमी पुत्र सतकर्णी की उपलब्धियां दर्ज है। वो सातवाहन राजवंश से थे। नासिक के शिलालेखों के आधार शिला उनकी मां गौतमी बालश्री ने रखा था। शिलालेख नागापर्ण पर उनकी जीत के बारे में दर्शाता है। सातवाहन राजवंश के 17वें राजा हाल अपनी पुस्तक गाथा सप्तशती के लिए प्रसिद्ध थे। सातवाहन राजवंश के स्थापक सिमुक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वीं शताब्दी के भारत के किस संस्कृत विद्वान को करुण रस के कवि के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, भवभूति। इनके बारे में जान लेते हैं कि 8वीं शताब्दी में भवभूति को करुण रस के कवि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने संस्कृत साहित्य में उत्तर रामचरित्र जैसे प्रसिद्ध नाटकों की रचना की, जिनमें करुण रस की प्रमुखता से चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसे आर्य सिद्धांत लिखा था? तो सही उत्तर हमारे पास है आर्यभट्ट द्वितीय, जिन्होंने आर्य सिद्धांत लिखा था। आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें गणित और खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी दी गई है। इस ग्रंथ में उन्होंने स्थानीय मान प्रणाली और शून्य का भी उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, आजीविक संप्रदाय की स्थापना करने वाले प्राचीन भारतीय दार्शनिक कौन थे? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, मक्खली गौसाल। इनके बारे में जान लेते हैं। आजीविक संप्रदाय जो एक तपस्वी संप्रदाय था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उभरा और जैन और बौद्ध धर्म के समकालीन था। मक्खली गौसाल को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, जो नियतिवाद के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि किसी के भाग्य को बदलने में व्यक्तिगत प्रयास या कर्म की कोई भूमिका नहीं होती और सब कुछ पूर्व निर्धारित है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य को कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस राजा को उखाड़ फेंका? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, धनानंद। चाणक्य के रणनीतिक मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राजवंश को उखाड़ फेंकने और लगभग 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रथम तमिल संगम कहाँ हुआ?
तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, मदुरई में। पहला तमिल संगम मदुरई के दक्षिण में पांड्य राजा मारखेती के संरक्षण में आयोजित हुआ था। इस संगम के अध्यक्ष अगस्त्य थे। दुर्भाग्यवश इस संगम का कोई साहित्यिक कार्य उपलब्ध नहीं है। दूसरा तमिल संगम पांड्यों के दूसरी राजधानी कपटपुरम में आयोजित हुआ था। तीसरा तमिल संगम मदुरई में आयोजित हुआ था और इसके अध्यक्ष तमिल कवि नक्खीर थे। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है 190 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, डेमेट्रियस। डेमेट्रियस ने 190 और 180 ईसा पूर्व के बीच उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण शुरू किया, जो सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा मौर्य वंश के विनाश के बाद हुआ, जिन्होंने तब नए भारतीय शुंग वंश 180 से 78 ईसा पूर्व की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के चित्रित शैलाश्रय के लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका। इसके बारे में जान लेते हैं। भीमबेटका में गुफाओं और शिलाश्रय पाए गए हैं। भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये 1 लाख से अधिक वर्षों तक पूरा पाषाण युग के व्यक्ति के लिए आश्चर्य के रूप में कार्य करते थे। यह भारत में सबसे विशिष्ट पूरा पाषाण स्थल है, जिसमें रॉक, नक्काशी और पेंटिंग शामिल है। अगला प्रश्न है उपनिषद काल के राजा अश्वपति निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक थे? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, केकय। वैदिक युग केकय साम्राज्य गांधार साम्राज्य के पूर्व में व्यास नदी के तट पर स्थित था। राजा अश्वपति ने केकया पर शासन किया जब वे जनक विदेह के राजा थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, सुत्त पिटक। इसके बारे में जान लेते हैं। सुत्त पिटक धर्म के संबंध में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करता है। इसमें बुद्ध या उनके निकट शिष्यों द्वारा बताई गई 10,000 से अधिक सुत्त शिक्षाएं शामिल हैं। यहाँ त्रिपिटक के 3 भागों में से दूसरा है, जो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। सुत्त पिटक 5 निकायों से बना है, जैसे दिक् निकाया, मध्यम निकाया, संयुक्त निकाया, अंगुत्तर निकाया और खुद्दक निकाय। अंतिम प्रश्न हमारे पास है निम्नलिखित में से किस राजा को अजंता के अभिलेखों में द्विज के रूप में वर्णित किया गया है? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति प्रथम को वाकाटक वंश का संस्थापक माना जाता है। हरिसेन के समय में निर्मित अजंता अभिलेख उन्हें द्विज के रूप में वर्णित करते हैं और उनकी सैन्य उपलब्धियों की प्रशंसा करते हैं। तो ये थे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।